अरावली बचाओ, सेफ अरावली, सेव अरावली। उत्तरी भारत का जो एक इंसान है जो दिल्ली के आसपास के एरिया में रह रहा है, एकदम घोटू माहौल में रह रहा है, जिसको हम कहते थे मातृभूमि, आज उस मातृभूमि को बेचने का काम जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर इस मातृभूमि को बेच देंगे, कहीं ना कहीं इस खनन का माफिया कौन था? सरकार जब खनिज माफियाओं के साथ में मिलकर अगर ये काम कर रही है, भाई आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि अरावली के लिए कोई किसी को अपना बाप बता देगा क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पहले उन पे इन्होंने जो अपना बेलन चलाया, अब इनको दिखाई दिए पहाड़, तो उन पहाड़ों पे भी इनकी नजर है, पता नहीं कब से है। जब ये अरावली है, इसका पार्ट है 100 मीटर और 200 मीटर, मतलब आप ये कह सकते हैं शरीर के अंदर कि ये यहाँ से आधा मैं औरत हूँ आधा आदमी हूँ। 100 मीटर का रूल जो इन्होंने बनाया वो बिल्कुल गलत है। सरकार को अपने दस्तावेज वापस लेने चाहिए। अब लेकिन ये जब यहाँ से शुरुआत करेंगे तो हो सकता है ये राजस्थान क्या गुजरात ये कहीं नहीं छोड़ने वाले। इनको जहाँ जमीन दिखती है वो अडानी अंबानी, क्योंकि उनके नौकर हैं ये जनता के नौकर नहीं है। आप ये लाइए कि क्योंकि प्लेन का जहाज का जो इंजन होता है ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, इसी तरह ये सरकार जो है ट्रिपल इंजन सरकार कहती है, इनके 3 इंजन फेल होने के बाद में ये पॉल्यूशन को इतना बढ़ा रहे हैं। अरावली बचाओ, सेफ अरावली, सेव अरावली। इस तरह की तमाम लाइन इस समय पर सोशल मीडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। और अरावली को लेकर के जो ये मुहिम चल रही सोशल मीडिया में, आज 2025 में डिजिटल युग चल रहा है और डिजिटल युग में ये पूरी की पूरी मुहिम है जो अब वर्ल्ड वाइड बन चुकी है। दिल्ली के राजसेना हिल, मतलब जहां पर हमारा गृह मंत्रालय बना है, जहां पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना है, वहां से शुरू होने वाली राजसेना हिल से शुरू होने वाली अरावली हरियाणा होते हुए, गुड़गांव होते हुए, जयपुर होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात के अहमदाबाद से और आगे तक ये फैली हुई है। तकरीबन 800 किलोमीटर की ये अरावली। एक बार मैं कहूंगा तनिष एक बार अपने दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों साइड घूम करके दिखाएं। ये जो नज़ारा, ये जो दृश्य भी आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन के माध्यम से, यही वजह है ये तमाम चीज़ों का जिसका विश्लेषण मैंने अभी शुरू में किया कि क्यों इतनी बड़ी मुहिम चल रही है। सेव अरावली, ये हैशटैग इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों कर रहा है और इतने सारे तमाम लोग क्यों इसको बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये क्यों मामला शुरू हुआ? अभी हाल ही में नवंबर के महीने के आसपास सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया, उसके बाद से ये तमाम मुद्दा बन गया और अब राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक तमाम लोग, फिर चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग हों, युवा हों या फिर अरावली पर काम करने वाले कई सारे संगठन हो, ये तमाम लोग बड़ा अभियान चला रहे हैं, सड़क पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि अरावली को बचाया जाए। सबसे पहले हम विदुड़ी जी से बात करते हैं। विदुड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। एक बार अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम कैलाश भिधूड़ी है। बाई प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, लेकिन एक संस्था है सेव अरावली ट्रस्ट जो अरावली के लिए काम करती है, उससे हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, सेव अरावली संस्था से आप जुड़े हुए हैं। इस समय पर जो मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है, जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बात चल रही है, उसका कारण आप क्या समझते हैं? क्यों इसको इस तरीके से किया गया, क्या कारण है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से अरावली बहुत ही ज़्यादा एक चर्चित विषय बन गया है, राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से। इसकी मेन वजह ये आज इतना चर्चा में क्यों है, इसका मेन कारण है कि 20 नवंबर को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहे हैं गावई साहब, एक ऑर्डर पास कर जाते हैं अरावली के संबंध में, जिसमें वो एक ऑर्डर देते हैं और एक परिभाषा डिफाइन करते हैं अरावली की कि 100 मीटर की जो अरावली है वो अरावली मानी जाएगी, जिसकी हाइट 100 मीटर है वो अरावली मानी जाएगी। उसी के साथ वो एक पर्वत श्रृंखला की भी डिफिनेशन देते हैं कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की दूरी अगर 500 मीटर है तो वो अरावली का पार्ट समझा जाएगा, उसे अरावली श्रृंखला माना जाएगा। तो ये 2 कारण ऐसे निकल के आए हैं जिनसे सरकार की मंशा पे सवाल उठा है कि सरकार की नीयत कतई साफ नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है, वो कुछ गलत करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर बात करी जाए अपने एनसीआर की, तो आज के टाइम में जो पूरा एक
उत्तरी भारत का जो एक इंसान है जो दिल्ली के आसपास के एरिया में रह रहा है, एक दम घोटू माहौल में रह रहा है। बिल्कुल, हम यही दिखाना चाह रहे हैं। आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर अभी हम जहाँ पर हैं, आप विदुड़ी जी के पीछे और मेरे पीछे का हिस्सा देखिए, ये पूरा माइंस वाला इलाका है। जिस ऊंचाई पर अभी हम खड़े हैं, ये कभी इस ऊंचाई का हुआ करता था, और यहाँ से जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है, जहाँ से आप फॉग की वजह से ज़्यादा दूर तक ना देख पा रहे हो अगर, तो भी मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है आगे, वहाँ तक इसी तरह से खनन किया गया है। और ये अरावली तरह तरह के स्टोन से लेकर के बहुत सारे इसमें खनिज है, जिसको निकालने के लिए तमाम माइनिंग की जा रही है। और ये माइनिंग आज से नहीं की जा रही है, अंग्रेज जब थे तब से रायसीना को खोदा जाना शुरू किया गया। राष्ट्रपति भवन से लेकर के जो हमारे गृह मंत्रालय की बिल्डिंग है, जो इंडिया गेट बना हुआ है, राजपथ बना हुआ है, और वहाँ से होते हुए पूरा गुड़गांव तक वाला जो रास्ता है, या फिर जो हम फरीदाबाद की तरफ आते हैं, यहाँ तक का पूरा जो जगह है, ये तमाम अरावली हुआ करती थी। इसी तरह के छोटे छोटे पहाड़, अब आप देखिए ये पूरा फ्लैट एरिया है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, मतलब पहाड़ों के बीच का जो मैदानी इलाका होता है, ये उस जगह पर अभी हम हैं। और इन जगहों पर भी जो माइनिंग है उसको भी आप देख सकते हैं। अभी इतना ही नहीं, अभी तो हम आपको, तनिष एक बार थोड़ा सा आगे आकर के दिखाओ, अभी तो आप यहाँ पर हमारे कैमरे से देख रहे हैं, और हम आपको ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे। देखिए हमारा ड्रोन भी लगातार उड़ रहा है और चारों तरफ से इन विजुअल्स को कवर कर रहा है। जहां पर खड़े होकर के हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ दिखाने के लिए, नरेश जी आपके पास, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं आप नरेश जी से बात करूँ। आम आदमी पार्टी से है नरेश जी, और नरेश जी दिल्ली से लेकर के पूरा एनसीआर प्रदूषण फैला हुआ है और लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, फेफड़े फड़फड़ा रहे हैं, और इसकी वजह आप क्या मानते हैं? नमस्कार एसटी न्यूज़ का, बाकी आपके दर्शकों का भी। आपने जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा, मैं आपको अपनी ही सरकारों की तरफ से बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर हमने बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करी थी इस पॉल्यूशन के लिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कहीं ना कहीं झूठ की सरकार है। जो ये बिल लेके आते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर आपके दो ही देश के अंदर कहते हैं ना, अडानी और अंबानी, इनको सेल करने के लिए ये कहीं ना कहीं पूरा लोकतंत्र जो है इन्होंने धराशय कर रखा है, और उसको अपने कब्जे में लेके कहीं ना कहीं इसी को जो कंट्रोल करने के बाद में, और ये सब कुछ दे दिया जाएगा। अडानी के हाथ में भी देने के लिए प्लानिंग है, या अडानी अंबानी के हाथ में देने की प्लानिंग है, ये कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में इसी तरह की प्लानिंग रहती है। कि आप ये देखिए कि पहले क्या कहते थे, आपने कभी स्कूल गए? अरे बिल्कुल, सभी गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं होता ना। कई बार आपको अभी संसद के अंदर भी मुद्दा उठाया गया कि कई लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। हाँ। जो सरकार कहती है कि जो शिक्षा के मुद्दे के लिए बात आती है, तो कई लाख बच्चे अगर स्कूल छोड़ रहे हैं सरकार के अंदर, तो वो सवाल बनता ही है ना कि हमें जब पढ़ने के लिए नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम क्या पढ़ते थे पहले। आपने खुद पढ़ा पहाड़ों के लिए क्या होता था, पहाड़ों से हमारे पास क्या मिलता, क्या था, खनिज मिलता है हमारे पास, जिसको हम कहते थे मातृभूमि। आज उस मातृभूमि को बेचने का काम जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर इस मातृभूमि को बेच देंगे, कहीं ना कहीं इस खनन का माफिया कौन था? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आप खुद देख सकते हैं ना कि ये यहाँ से लेके किस तरह से खोदा गया। और देखिए कि यहाँ से अगर ये पानी, आप देखो कि वर्षों से ये जमा हो रखा है पानी, ये पानी जो है ना सारा का सारा अगर यहाँ इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद में भूजल स्तर कहते हैं ना अपर आएगा। जब अपर आएगा आपको ये यूज हमारे लिए यूज हो रहा है और किसी के लिए नहीं है। अगर ये सब सरकारों के हाथ में है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोर्ट में कहीं भी जाते हैं आपके दस्तावेज दिखाए जाते हैं, और दस्तावेज मानने के बाद में ही कोर्ट डिसीजन करता है। कोर्ट के लिए मैं इसको नहीं दोषी मानता कि सरकार ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए वो सरकार की गलती है। सरकार जब खनिज माफियाओं के साथ में मिलके अगर ये काम कर रही है, भाई आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि अरावली के लिए कोई किसी को अपना बाप बता देगा क्या? सीधी सी बात है ना। जब ये अरावली है, इसका पार्ट है 100 मीटर और 200 मीटर, मतलब आप ये कह सकते हैं शरीर के अंदर कि ये यहाँ से आधा मैं औरत हूँ आधा आदमी हूँ, आप डिफाइन करोगे क्या? ये डिफाइन सिर्फ आपको पता है ना कि ये आपको पता है कि आपकी जमीन है, आपको पता है कि ऊपर वाले ने जो भगवान ने हमें कुदरत के लिए दिया हुआ ये जमीन, तो ये उसको डिफाइन करना आपके हाथ में, सरकार के हाथ में नहीं है डिफाइन करेगी कि ये पत्थर यहाँ से नहीं होगा, इस पत्थर को उठा के कहीं और रखने के लिए। 100 मीटर का रूल जो इन्होंने बनाया वो बिल्कुल गलत है। सरकार को अपने दस्तावेज वापस लेने चाहिए। उसके लिए जो देखिए सरकार जो 100 मीटर बता रही है, तो उसके बाद जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का जो बयान आया तो उसमें बताया कि जैसे यहाँ पर आप माइन देख रहे हैं, ये माइन जहाँ पर है, ये गड्ढा कितना होगा गड्ढा, एक बार आप बताएं विदुड़ी जी, गड्ढा ये जो है ये
हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से नीचे जहाँ तक पानी है, 30 मीटर मैक्सिमम है इसकी डेप्थ जो है। मतलब हम जहाँ पर खड़े हैं 100 फीट पूरा नहीं है, 90 फीट के करीब हो गए। मतलब पानी की सतह तक आप बता रहे हैं कि पानी की नीचे वाली नहीं, सतह पानी की सतह तक जो है जहाँ लगभग से पानी दिख रहा है, अप्रोक्स 300 फीट और के पानी के नीचे कितनी गहराई होगी? पानी के नीचे इसकी अलग अलग एरिया में अलग अलग गहराई है, लेकिन कहीं ये 20-25 फीट भी गहरा है, कहीं 5-10 फीट भी गहरा है जो पानी है, ये इस हिसाब से यहाँ पर मतलब पानी। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से पानी के नीचे गहराई तक अगर नापे तो तो कितना मीटर होगा? 15-20 फीट के करीब ये पानी अभी इसमें यहाँ पे है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये कतई नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ जानकारी के लिए जानना चाह रहा हूँ। ये 15-20 फीट के करीब इसमें पानी है। तो 15-20 फीट पानी ले लिया जाए और ऊपर का 30 मीटर ले लिया जाए, करीब 100 फीट अप्रोक्स, 100 फीट के आसपास ये होना चाहिए। यानी 30 तो 35 मीटर की। बिल्कुल, तो 35 मीटर के आस की ऊंचाई पर अभी हम खड़े हैं। मानिए देखिए ये पानी जहाँ पर है यहाँ से नीचे अगर हम पूरा जाते हैं और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं इस हिस्से तक आते हैं तो 30 से 35 मीटर की ऊंचाई है ही, यहाँ तक हम आते हैं। और जो नियम, जिस नियम की बात की जा रही है, जिस आदेश की बात की जा रही है, उसकी हम बात करें तो उसमें 100 मीटर का है। मतलब अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर की भी होगी तो वो भी अरावली नहीं मानी जाएगी। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म में ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है। और ऐसे में माइनिंग पहाड़ अरावली के बारे में आपने बताया, सिर्फ अरावली नहीं, सिर्फ पूरे तमाम पहाड़ों के बारे में बताया कि पहाड़ एक्चुअल हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं। पहाड़ जो होते हैं बारिश में जब पानी जो होता है वो इस तरह से संकलित होता है, और ये पानी जो है तो हमारे धरती का जो जल स्रोत है उसको बढ़ाने का काम करता है, वाटर लेवल ऊपर करने का काम करता है। इसके अलावा वनस्पतियाँ मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, शुद्ध हवा मिलती है। और इसके साथ साथ मानसून जो होता है, मानसून के समय पर भी मानसून कितना पानी बरसेगा कितना नहीं बरसेगा पहाड़ में लगे हुए पेड़ निर्धारित करते हैं, पहाड़ निर्धारित करते हैं, और हमारी नेचुरल वॉल हुआ करते हैं। मैं आपके पास आता हूँ फिर से लौट के, मैं एक बार आता हूँ, एक बार फिर से इधर साइड आता हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक। एक बार पूरा परिचय बताएं। मैं जीतपाल, भीम आर्मी जिला महासचिव। और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहने वाला राजस्थान से हूँ। हाँ। और फरीदाबाद मेरा कार्यक्षेत्र है। यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि जब से सरकार आई है तब से है जो मानव जीवन की जरूरतें हैं उनको खत्म करने में तुली हुई है। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पहले उन पे इन्होंने जो अपना बेलन चलाया, अब इनको दिखाई दिए पहाड़, तो उन पहाड़ों पे भी इनकी नज़र है, पता नहीं कब से है। लेकिन जो एक ये इनके पास जो डिसीजन भी आता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आता है, ताकि कोई जो इसका ऑब्जेक्शन भी करे तो वो अपना आधार दिखा सकें। और इस वजह से हैं जो आप जैसा भी देखोगे तो मानव जीवन इतना संकट में डाल दिया इन्होंने कि मानव तो छोड़िए, जो वन्य जीव है वो भी है जो मुसीबत में है। जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से तो वृक्ष रहेंगे, कहाँ से जल रहेगा, और उससे प्रदूषण होगा तो लोगों का जीवन संकट में आएगा। तो इस तरह से इन्होंने जो ये कर रखा है ये। अच्छा, आप राजस्थान से भी हैं, आपने कहा आप राजस्थान से भी। राजस्थान के जिस इलाके से आप आते हैं, आप बताएं वहाँ पर अरावली, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूभाग जो है 80% भूभाग अरावली राजस्थान में आता है। आप ये बताएं राजस्थान में क्या स्थिति है? मैं बता देता हूँ कि पहले राजस्थान में ये था कि जो पहाड़ों में बसे हुए हैं या पहाड़ों के आसपास बसे हुए लोग हैं उनको उजाड़ करके वहाँ से हटा करके और उसको वन्य प्राधिकरण बनाया गया। तो उनको जो गवर्नमेंट मुआवजा देती थी पर राशन कार्ड के हिसाब से। अब लेकिन ये जब यहाँ से शुरुआत करेंगे तो हो सकता है ये राजस्थान क्या गुजरात ये कहीं नहीं छोड़ने वाले। इनको जहाँ जमीन दिखती है वो अडानी अंबानी, क्योंकि उनके नौकर हैं ये जनता के नौकर नहीं है। जबकि कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व है करने वाला व्यक्ति वो जनता का होता है, लेकिन जनता की जो जरूरतें हैं उनसे इनका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, तो अब मैं आगे चलता हूं और जो ये फॉर्मूला नया, जिस फॉर्मूले पर बात हो रही है उसके बारे में डिटेल बताने की मैं प्रयास करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा जो मंजूर की है, आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी। मतलब जैसा अभी मैंने यहाँ पर बताया कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से नीचे जो 30 से 35 फीट नीचे का खनन है, यहाँ से लेकर के ऊपर की जो
पहाड़ी होगी उसको ये खुद साबित करना होगा कि हम 100 फीट के हैं साहब। अगर हम 100 फीट के नहीं है तो आप उखाड़ लो हमें। आप हाँ 100 मीटर के हैं साहब, और अगर हम 100 मीटर के नहीं हैं तो आप हमको काट लीजिए, बुलडोजर लगा दीजिए, खन ले जाइए पूरा हमारा जितने भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे से लेकर के पत्थर पहाड़ सब उखाड़ सब खत्म कर दीजिए। और ये मुहिम जो है, ये मुहिम भी इसी बात को लेकर के है। खैर, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मैं अगर देता हूँ तो 2003 से ये फॉर्मूला लागू है। ये 100 मीटर पहाड़ी वाला जो फॉर्मूला है ये कोई आज कल या 2-4 दिन पहले का नहीं है। 2003 से ये फॉर्मूला राजस्थान में लागू है। इसके बाद ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला लिया गया अमेरिकी रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत पर। अमेरिका के एक विशेषज्ञ है जो धरती से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड कई सारे रिसर्च करते रहते हैं, और उनका ये फॉर्मूला है कि जमीन से ऊपर की 100 मीटर की जितनी भी जो पहाड़ियां होती, छोटी छोटी डोंगरियां होती हैं, वो श्रृंखलाएं नहीं मानी जाती हैं, और उन्हीं को यहाँ पे लागू किया गया। लेकिन पर्यावरणविद जो हैं यहाँ के, उनको अब ये डर है कि छोटी पहाड़ियाँ जो हैं, इस फॉर्मूले से जो छोटी पहाड़ियाँ हैं, जो डोंगरियाँ कही जाती हैं, वो इससे बाहर हो जाएंगी और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसमें और ज़्यादा जानकारी मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को मंजूरी दी। तनिष, एक बार आगे जा करके ये वाली माइंस दिखाओ, ये जो सामने से माइंस है, तब तक मैं इसकी पूरी डिटेल बताता हूं। 2025 में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को मंजूरी दी, बीते नवंबर में, 1 महीने पहले ही। और इसके अनुसार आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची कोई भी भू आकृति ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। भूमि से जुड़ी हुई कोई भी आकृति तभी मानी जाएगी। ऐसे में 2 या ज्यादा पहाड़ियां अगर एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में है तो ये अरावली रेंज कहलाएंगी, रेंज के अंतर्गत आएंगी। ठीक, और इसके साथ अब और आगे की अगर डिटेल पर हम बात करें तो अब परिभाषा केंद्र सरकार की समिति की सिफारिश पर आधारित है, लेकिन इसमें विवाद ये खड़ा हो गया है। पर्यावरणविद जो है उनका ये कहना है कि अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षण से बाहर हो जाएगा, और मुख्य विवाद इसी पर है। अब इसके आगे की जो जानकारी है, मुख्य जानकारी, मैं उसको ये बताऊं कि विवाद की जड़ 2002 में हुई है। अप्रैल 2002 से शुरू हुई सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को हरियाणा के कोट और आलमपुर में अरावली में अवैध खनन की शिकायत मिली। अक्टूबर 2002 में सीईसी ने खनन रोकने का आदेश दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ऐसे खनन से अरावली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2002 को कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे अरावली क्षेत्र में खनन पर रोक लगाई। अब ये पूरा का पूरा मामला जिसके बारे में मैंने बताया, और मामला आगे है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात चर्चा करना चाहूँगा। जो विषय अभी चल रहा है ये 2002 से चल रहा है। 2003 में ये लागू किया गया, कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने रोक लगाई। जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं एनसीआर क्षेत्र है, यहाँ पर तो लगभग रोक लगी हुई ही है, क्योंकि अभी हम जहाँ खड़े हम देख रहे हैं ये जितना भी खनन है ये बहुत पुराना दिख रहा है। यहाँ पर अभी नवीन खनन नहीं है, लेकिन इसी तरह से माइनिंग की गई, इसी तरह से खना गया। देखिए, जिस एरिया में अभी हम हैं ये पाली गांव का फरीदाबाद का रकबा है, और यहाँ पे लगभग जो माइनिंग बंद हुई है ना, बड़खल झील और सूरजकुंड के दायरे में 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया में जजमेंट आता है। 1996 से माइनिंग बंद हुई। उसके बाद 1999 में दोबारा सेम उसी केस में ऑर्डर आए। उसके बाद फाइनली जो अभी आप 2002 की बात बता रहे हो, ये पूरा एरिया फरीदाबाद और एनसीआर का माइनिंग से बैन हो गया। सिर्फ एक छोटा सा एरिया जो कोट गाँव और सिरोही गाँव का था वो रहा, जहाँ पे भूरेलाल कमेटी और बाकी जो रिपोर्ट दी गई, सीईसी की रिपोर्ट भी उस बारे में आई, और उसमें 2002 में पूरी तरह से उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये वो एरिया है जो छलनी उस टाइम पे हुआ है। लेकिन अभी जो डर है, जो हालात है खत्म होने के कगार पे जो हमें महसूस हो रहा है, उसका कारण आज का ही है। आपने अभी अपनी उसमें बताया कि एक सेकंड बस मैं एक चीज और बोलूंगा। प्रिंस, आप ड्रोन से शॉट लीजिए यहाँ से सीधे वहां तक जितना भी खनन हुआ है, जिस जगह पर हम खड़े हैं पूरा खनन वाला क्षेत्र है, पूरा शॉट लीजिए, जहां जहां तक खनन, ऊपर एक विजुअल बनाइए और हम दर्शकों को दिखाते हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं इसका परिचय आपने दिया कि कौन सी जगह है, इस पूरे जगह में चारों तरफ क्या है। तो ये हमारे साथ है ड्रोन जी के माध्यम से अब हम देखेंगे कि चारों तरफ का जो क्षेत्र है ये कैसे है। तो अब ये
हम पूरा विजुअल देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में चारों तरफ कि जो खनन हुआ है, माइनिंग किस स्तर पर है। जी आगे बताएं, आप कह रहे थे 2002 की आप अभी जिक्र कर रहे हाँ। थे, शायद आपने गूगल से अपडेट ली हो। हाँ, हाँ। लेकिन 2002 में ऐसी कोई डिफिनेशन कि 100 मीटर वाली कभी भी किसी भी केसेस में आज तक कभी डिसाइड नहीं हुई है। पहली बार नहीं, अरावली की- ये लागू हुई 2006 में, ये लाई गई, इस पर चर्चा शुरू हुई, ये लाई गई, इस पर बातचीत सब शुरू हुई। जो विशेषज्ञ हैं अमेरिका के मर्फी, ये उनका सिद्धांत था, उसको लागू करने के बातचीत वो और उन्होंने कागजी कार्रवाई पहाड़ों के वगैरह बारे में शुरू जरूर हो गई। कहा, पहाड़ों के बारे में जरूर ये पॉलिसी कहीं कोई डिस्कस हुई होगी, चर्चा हुई होगी, लेकिन अरावली को लेके कभी भी ऐसा कोई किसी कमेटी ने उसने कोई प्रस्ताव नहीं रखा कि 100 मीटर के पहाड़ सिर्फ अरावली होंगे और उसके अलावा जो छोटे पहाड़ है वो नहीं होंगे। मेरे पास जो जानकारी है मैं आपको बताऊं कि अगस्त 2003 में गहलोत सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जगहों पर खनन की संभावनाओं को तलाशा जाए। आदेश नहीं दिया कि खनो, तलाश की करो। लेकिन राजस्थान सरकार ने 2002 में बिल्कुल समिति ने ये बिल्कुल लेकिन मंजूर करी थी, ये प्रस्ताव पास किया 2003 था। में वसुंधरा राजे सरकार आने के बाद इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाया गया और खदान आवंटन शुरू किए गए। इसे 2002 के आदेश की अवमानना मानते हुए बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने याचिका दायर की। अप्रैल 2005 में कोर्ट ने नए आवंटनों को बंद करने का आदेश जारी किया था। मैं इसमें थोड़ा सा और जो मेरी जानकारी में वो फैक्ट लाऊं सामने। गहलोत सरकार ने ये जरूर उस टाइम पे रखी थी, लेकिन उनके मन में एक ये था, हमारे पूरे एनसीआर में माइनिंग बंद हो गई थी। उनके दिमाग में एक आइडिया था कि अरावली का लगभग राजस्थान का लगभग मोस्टली पार्ट जो अरावली का पार्ट है, और यहाँ पे अगर मैं माइनिंग देता हूँ तो पूरे एनसीआर में सप्लाई राजस्थान से जाएगी। तो उसके लिए इन्होंने ये सिफारिश रखी थी, कमेटी जो उस टाइम पे बनाई गई, कि कम से कम राजस्थान जो कि इकोनॉमिक क्षेत्र से और हर तरह से पीछे था, तो उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उस टाइम दिखाई दी कि माइनिंग के लिए हम आगे बढ़ते हैं और पूरे एनसीआर को, पूरे उत्तर भारत को मटेरियल सप्लाई करेंगे। तो तब ये इस पे चर्चा जरूर हुई होगी और हुई भी है, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई डिफिनेशन डिसाइड कहीं भी नहीं करी। बिल्कुल। अच्छा, ये अरावली का जो क्षेत्र है जहाँ पे माइन, कितने तरह के पत्थर निकलते हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत तरह के पत्थर हैं। आप देखोगे कि माइनिंग ही नहीं, जो माइनिंग के अलावा जो आप कहते हो कि पत्थरों के लिए, जो आपने पूछा, पत्थर के लिए डेफिनेशन नहीं होती। पत्थर संगमरमर भी हो सकता है, पत्थर मार्बल की भी कहते हैं, और भी बहुत तरह के यहाँ पत्थर पर होते कौन हैं। कौन से निकलते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर व्हाइट पत्थर है, ब्लू पत्थर है, ब्लैक पत्थर है, रेड पत्थर है, 3-4 तरह मैंने देखा है। ये 3-4 तरह के पत्थर जो है ना, बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते थे, जो जिसको कह सकते हैं कि आप क्रेशर के लिए। और बेसिकली अभी आपका जो हम कह रहे हैं ना कि इसको बचाने के लिए मुहिम वो होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देख रहे हो कि पॉल्यूशन की क्या स्थिति है, और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया साधन क्या होता है? सिर्फ पेड़ होते हैं या पहाड़ होते हैं। मैं पोल्यूशन पे आता अगर- हूँ, इसके बाद मैं पोल्यूशन पर आता हूँ। एक बार मैं इनसे एक बार चर्चा कर लेता हूँ। आपका रहना कहाँ पर है? मैं बल्लमगढ़ में रहता हूँ। मेरा नाम सूरज है। मैं जिला प्रवक्ता भीम आर्मी फरीदाबाद से। अच्छा, आपके क्षेत्र में आप कितने टाइम से आप जो है तो इधर आ आप कितने टाइम से आप देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में माइनिंग वगैरह चल रही है? इधर देखिए, देखिए, ये हाँ। तो काफ़ी टाइम से चल रही है। अब मैंने देखा काफ़ी चीज़ें कि यहाँ से जो ट्रक भर भर के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मतलब इस सरकार क्षेत्र में भी माइनिंग अभी चल रही है, हाँ बिल्कुल, मैंने काफ़ी बार देखा। लेकिन ट्रक रोक लगी चलते हुई है रहते यहाँ हैं। पर। रोक तो सिर्फ देखो, जो ये काम कर रहा है वो व्यक्ति, मैंने देखा नूह मेवात में जब एक एसीपी साहब को मार दिया गया था, तो वो किन ने मारा था? वो ट्रक से ही चढ़ के तो मारा गया था उनको। तो कहीं ना कहीं ये चली रही है यहाँ पर। वैसे तो सरकार ने रोक लगाई हुई है। आप बताओ, आपने देखा है यहाँ पर गाड़ी वगैरह चलते, माइनिंग वगैरह होती? क्योंकि यहाँ पर तमाम तो ये कहा जा रहा है कि काम बंद है। मेरा नाम विजय है और मैं भीम आर्मी जोन प्रभारी विधानसभा। हम्म। कई बार आपने देखा होगा कि काफी सारे ट्रकें निकलते हैं जो चोरी छुप के ट्रकें मतलब खनन होते हैं यहाँ चोरी पे। छुपे कब? दिन भर तो ट्रैफिक ही रहता है, निकलते रात में कब भी है? निकलते रहते हैं। सब पता है कि पीछे से सब काम होता रहता है। सरकार के पीछे से सारे काम हो रहे हैं, पत्थरे तोड़े जा रहे हैं। अभी भी ऐसी बात नहीं है। आप देखोगे इधर भी काफी जगह हैं, इधर पाली की तरफ आएंगे, जो जोन बनाए पड़े हैं उधर भी तोड़ा फोड़ी चलती रहती है। काफ़ी सारे ट्रक भी निकलते रहते हैं, सोना रोड से भी, और ऐसे जो पीछे रोड जा रहा है उधर से भी निकलते हैं काफ़ी। बिल्कुल, ठीक है। आप काफी समय यहाँ पे बिता चुके हैं, आप बताएं यहाँ पे माइनिंग वगैरह की क्या स्थिति है? यहाँ पर जब से कहाँ माइनिंग होती है? यहाँ पर पूरा पाली एरिया है, और पहले तो उधर भी होती थी अनंतपुर साइड, और अब है जो यहाँ से तो कभी हमने बंदी नहीं देखा। और ये देखा है ऐसी कई खदानें बनी हुई है, और आप जाओगे तो आपको है जो वो भी मिलेंगे यहाँ, जो डंपर
रात भर चलते हैं। और इधर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आप मुंह बंद करके निकल नहीं सकते बगैर मुंह बंद किए हुए। क्यों, ऐसा क्यों? पहाड़ कटते रहते हैं। अब वो कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं है कि कोई जादुई पहाड़ है, पूरा पत्थर है, वो यहीं से ले जाते हैं खोद खोद के, और वो चोरी से होते हैं सारे काम। इसका कारण यही है कि तो इसमें मुंह बंद करने वाला क्या सवाल है? चोरी प्रदूषण है, प्रदूषण है, धूल प्रदूषण, मिट्टी। हाँ, धूल बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हाँ। उड़ती है ना, और उससे है जो आदमी का जीवन संकट में है। जब पहाड़ खत्म हो जाएंगे तो ये वृक्ष खत्म हो जाएंगे, और पानी की जो आपूर्ति होती है पहाड़ों से होती है। लोगों का अभी इस पे भी फोकस नहीं है कि जैसे जैसे पहाड़ खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे पानी बहुत गहरा जा रहा है, और पानी खारा होता चला जाता है। जितना गहरा चला जाएगा पानी उतना ही खारा होता चला जाएगा। ठीक 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 ठीक। चलिए, अब इसमें एक चीज जो मैं और पूछना जिस पर अब मैं चर्चा करूंगा वो बात है पर्यावरण, प्रदूषण। आप ही के पास समय गया था, दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। प्रदूषण को लेकर के जो दिल्ली, एनसीआर, पूरा तमाम क्षेत्र में जिस तरीके का प्रदूषण है, दम घोटू प्रदूषण, फेफड़े फड़फड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से, ये प्रदूषण की वजह क्या है मानते हैं? ये प्रदूषण की वजह जो खनन सबसे पहले है, पेड़ों को जो काटे जाना है वो सबसे पहले है। आप खुद देखिए कि सरकार जो है अपने ही आंकड़े पेश करती है कि 15 लाख मौतें जो हैं, डॉक्टर की रिसर्च कहते हैं कि हर साल एनसीआर के अंदर होती है। 15 लाख 15 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और अभी एक और फैमिली का अभी इंटरव्यू सुन रहा था मैं, काफ़ी हो गया एक आध हफ्ता, तो उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उनको क्या बोला कि अगर अपने बच्चे की जान चाहते हैं तो यहाँ से एनसीआर से चले जाइए। अब वो बताइए कि वो बेचारा कहाँ जाएगा? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। अगर राजधानी के अंदर ये हालत है जिसको कोई नहीं सुधार पा रहा, मैं ये कहता हूँ कोई भी नहीं। अगर सरकार आपकी है, कहते हैं ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, चौथा इंजन पता नहीं, कि हमने तो एक ही इंजन सुना है या प्लेन के अंदर 2 इंजन होते हैं। अब ये इंजनों को ढंग से काम करवाने के लिए आप ये लाइए कि, क्योंकि प्लेन का, जहाज का जो इंजन होता है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। इसी तरह ये सरकार जो है ट्रिपल इंजन सरकार कहती है, इनके 3 इंजन फेल होने के बाद में ये पॉल्यूशन को इतना बढ़ा रहे हैं, कम से कम नाकाम हो रहे हैं, और इनको कम से कम अरावली कितनी महत्व रखती है प्रदूषण को लेकर के? अरावली बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आपने देखा कि पहले जब जो मैंने आपसे पहले पूछा कि अगर पढ़ते हैं तो किताबों के अंदर पढ़ा हुआ कि सर्द हवाएं चलती थी, गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको रोका जाता है पहाड़ के द्वारा। या आप कहते थे कि गर्मियों के अंदर जो हवाएं चलती हैं उसके द्वारा क्या होता है कि हमारी जो डस्ट पॉल्यूशन जो आता है वो सब कंट्रोल करती हैं। ये मेन पार्ट यही है पहाड़ी का। पहाड़ जो है, अगर अब जो सर्द हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमने किताबों में पढ़ते आते हैं, वो खुद सोचिए ना कि जब हम पुश्तैनी पढ़ते आ रहे हैं तो आज क्या है, यही माहौल जो बन रहा है, इसको कम से कम कंट्रोल करने के लिए सरकार के हाथ में, सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आए, इनको बर्बाद ना करे, इनको आबाद करने का काम करे, पेड़ लगाए यहाँ पे, कम से कम इनको जो 100 मीटर का फॉर्मूला है इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए, चाहे जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लेके आए या सरकार बिल पारित करे। ठीक। अगर अरावली नहीं रही तो क्या नुकसान हमें झेलना पड़ेगा, कितना परेशान होगी और किस तरह की परेशानी आएगी? देखिए, अगर अरावली नहीं रही, सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे एनसीआर और पूर्वी भारत और उत्तरी भारत को होने वाला है वो होगा कि जो पश्चिम से चलने वाली गर्म हवाएं होती है, जो धूल भरी हवाएं होती है, जो आंधियां होती है, जो रेत को अपने साथ उड़ा के लाती है थार रेगिस्तान को, उनके लिए प्रहरी का, हमारे लिए जो प्रहरी का काम करती है, ये अरावली करती है। अगर आप एयर व्यू से देखोगे तो दिल्ली से लेके गुजरात तक एक ऐसा बॉर्डर है जो गर्म हवाओं को आने से रोकता है, धूल भरी आंधियों को आने से रोकता है। मतलब आज के राजस्थान के पीछे साइड में जो थार है उसकी बात कर रहे हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका जो रेत है, इसे अगर हमारे वाले एरिया तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका एकमात्र कारण ये अरावली है। अगर यहाँ हरी भरी कुछ हरियाली है, इसका एकमात्र कारण ये अरावली है, वरना ये भी ऐसे ही धूल और रेत का एरिया बन जाएगा। एक सबसे बड़ी जरूरत है इसकी। दूसरी, आप देख रहे होंगे, आपने झील देखी, ये पानी देखा, ये बहुत ही साफ जल है जो बारिश का यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। और सबसे ज्यादा अगर आप एनसीआर की बात करें तो पूरे एनसीआर जो है पानी के मामले में भूजल पर डिपेंड है। जमीन से पानी निकलता है और हम लोग यूज करते हैं बड़े मजे से, लेकिन वो जमीन में जाता कैसे है? ये अरावली हर 1 किलोमीटर के एरिया में लाखों गैलन पानी ये स्टोर करती है, जमीन में भेजती है, जो हमारी पूर्ति करता है। तीसरा, यहाँ के हैबिटेंट्स, अगर पूरे 800 किलोमीटर की राज्य की अरावली है, इसके अंदर लाखों जानवर हैं, उन सबका क्या होगा? ये जो विकसित हुई है, ये 2002 और उससे पहले ऐसी अरावली नहीं थी। दोबारा से ये अपने रूप में वापस लौट रही है, लेकिन दोबारा से पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, क्या उनके दिमाग में आया है, इसे वापस 2002 से पहले कैसी दिखती थी? 2002 से पहले पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ना, जो यहाँ
ग्रीनरी भला दिख रहा है। जो अब आपको दिख रहा है, यहाँ कोई ग्रीनरी, नाम मात्र की ग्रीनरी नहीं थी। यहाँ पे लीकें बनी हुई थी, उन पे डंपर आने जाना कंटिन्यू, ये और पूरा एरिया धूल से ढका रहता था। ये कतई 2000 से पहले ऐसी अरावली थी। लेकिन माइनिंग, भला हो MC मेहता का, जिनके कानून की किताबें पढ़ पढ़कर हम वकील बना, मैं वकील बना, बहुत से साथी बने, लेकिन उन्होंने पर्यावरण की लड़ाई लड़ी और इस एरिया में ये माइनिंग बैन कराई। तब जाके हमें जो आज का ये माहौल मिल रहा है ना, ये तब मिल रहा है। अच्छा, कब से खनी जा रही थी ये? ये तो यहाँ पे लगभग जो आजादी के पहले से खनाई हो रही थी क्या? पूरे एरिया में बहुत पहले से। रैसीना हिल तो अंग्रेजों ने काट डाली थी आधी से ज्यादा। उनके अलग प्लान थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल उन्हें चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे लीज वगैरह नहीं दी जाती थी। जो उस टाइम की माइनिंग थी वो अपनी जरूरत के हिसाब से निकालते थे। लेकिन उसके बाद में 80 और लगभग 78 के आसपास इसकी लीज दी गई, 80 के आसपास, और 80 से लेकर 2002 तक इसका कंटिन्यू दोहन हुआ। बिल्कुल इससे ज़बरदस्त निकाले गए। ऐसा एक टाइम ऐसे हालात थे, कुछ अगर जिन्हें डेथ वैली बुलाते हैं मीडिया वाले, उनमें अगर देखा जाए तो जर्मनी से लाके मशीनें लगाई गई थी और पूरा ग्राउंड वाटर निकाल के वो बाहर फेंक रहे थे। मतलब उन्हें वहाँ का वो सैंड चाहिए था जमीन के नीचे से। ऐसे हालात हो गए थे। लेकिन भला हो भूरेलाल जी का, जिनकी कमेटी इसके लिए स्पेशल बनी और उन्होंने रिपोर्ट पेश करी, जिसके आधार पर ये सारी माइनिंग्स यहाँ पे बैन हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक सवाल और, अगर मान के चलिए कि अरावली नहीं रही, जिस जगह पर अभी हम खड़े हुए हैं, ये पत्थर वगैरह पूरे सब काफी ठोस पत्थर है। ये यहाँ का ये सबसे अरावली की एक खासियत है कि इसका पत्थर सबसे मजबूत, बहुत ज्यादा पूरे मजबूत है, भारतवर्ष में सबसे मजबूत। इसीलिए इसकी माइनिंग, इसीलिए इसकी माइनिंग भी चले जाइए, हमारे ये पत्थर सबसे मजबूत है। बिल्कुल। हिमालय वगैरह तो रेत है, बिल्कुल, क्योंकि में छोटे छोटे टुकड़े हैं। बिल्कुल, वो तो रेत है। मेट्रो मैन जो बुलाते थे, जो मेट्रो को NCR में लेके आए, उन्होंने सिर्फ ये एक सैंपल पास किया था। लेकिन उनकी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट था, उस टाइम उन्हें अलाउ हुआ नहीं। उन्होंने ये पत्थर पास किया था यहाँ का कि मेट्रो के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छी कंक्रीट है वो ये NCR के अरावली की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 ठीक। अब इसमें एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर अरावली नहीं रही तो मौसम पर कितना असर पड़ने वाला है? बारिश, जो मानसून आता है, या फिर जो आपने रेत वाला हिस्सा तो बता दिया। अगर अरावली नहीं रहती है तो पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जो कि अभी भी बदतर हालत में है। जो ये अरावली है, जो बादल बनते हैं, जो उन्हें रोक के रखती है, और यहाँ जो बारिश होती है उसका एकमात्र कारण ये है। तो ना इस एरिया में बारिश होगी, और हैबिटेंट्स पे जो आप आसपास के लोकल एरियाज हैं उन पे इतना असर पड़ेगा कि बिल्कुल दमघोटू माहौल अभी है। आने वाले दिनों में तो भयंकर मंजर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब हम यहाँ पर पहुँचे तब तक में काफ़ी अंधेरा हो चुका है वैसे, तो अब हम थोड़ा सा समाप्ति की तरफ भी जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर के सरकार भी काउंटर कर रही है। सरकार ने संज्ञान लिया है। सरकार कह रही है कि किसी भी स्थिति में खनाई नहीं हो सकती है। कई सारे ऐसे बयान हैं कि ये गारंटी है अरावली नहीं खनी जाएगी। लेकिन अरावली का अगर दोहन होता है, अरावली को अगर काटा जाता है, तो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के पीछे का थार, राजस्थान को पूरा निगल जाएगा। पूरा का पूरा इलाका मरुस्थल बन जाएगा। पूरा जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, ये पूरा मरुस्थल बन जाएगा। दिल्ली NCR, दिल्ली गेट वगैरह जो है, या गुजरात तक पूरा इसका असर जाएगा, पूरा उतना मरुस्थल हो जाएगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, आधा मध्य प्रदेश, उड़ीसा वगैरह तक पूरा ये मरुस्थल बन जाएगा। तो आप सोचिए कि हम एक खबर देख रहे थे कि भारत जहां से कट के कई हजार, कई लाख वर्ष पहले आकर के इस भूभाग से मिला और वहां पर हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक उसी तरह से एक और भूभाग वहां से कट रहा है और वो भारत की तरफ बढ़ रहा है। यानी आने वाले समय पर अगर ये पूरा मरुस्थल बन गया और उधर से वो पूरा हिस्सा आकर के गुजरात से लेकर के पूरा श्रीलंका तक अगर आकर के जुड़ता है, तो भारत का आधा हिस्सा हिमालय की तरफ बर्फीला हो जाएगा और बचा हुआ हिस्सा मरुस्थल बन जाएगा। जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीवन के लिए हर तरह की जलवायु चाहिए। और ये अरावली ही नहीं, अरावली जैसे जितने भी पहाड़ हमारे देश भर में हैं, वो हमारे जीवन को बचा के रखते हैं। और जीवन किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, वो तमाम चीज़ें, तमाम वनस्पतियाँ, तमाम जल से लेकर के हर चीज़ इनके द्वारा उपलब्ध होती है। तो बात सिर्फ अरावली की ही नहीं है, देश भर में तमाम वो पेड़ जहाँ पर सीमेंट प्लांट लग रहे हैं या फिर जहाँ पर उनका खनन हो रहा है, उन हर जगह पर संरक्षण किया जाना चाहिए और उनकी खनाई रोकनी चाहिए, या फिर एक दायरा तय करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय पर, जैसा कि हमने कुछ फिल्मों में देखा है कि पूरे विश्व भर में सिर्फ एक जगह बची थी, अभी आई थी एक फिल्म, और वहाँ पर लोगों ने धरती से चीज़ें चुरा करके अपना ही कुछ इलाका बना लिया। वो स्थिति आने में टाइम नहीं लगेगी।
आप लगातार बने रहे हिंदुस्तान तहलका के साथ और इस तरह की लगातार मुहिम हम उठाते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आप अरावली को लेकर के और अरावली से तमाम देश भर के पहाड़ों को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।